नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह नई दिल्ली स्थित यशोभूमि में 9वें G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन P20 का उद्घाटन करेंगे। इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी G20 की भारत की अध्यक्षता के विस्तृत फ्रेमवर्क के तहत भारत की संसद द्वारा की जा रही है। G20 की भारत की अध्यक्षता के विषय के अनुरूप 9वें P20 शिखर सम्मेलन का विषय एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के लिए संसद है। इस कार्यक्रम में G20 के सदस्य देशों एवं आमंत्रित देशों की संसदों के अध्यक्ष भाग लेंगे। 9 और 10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी संघ के G20 का सदस्य बनने के बाद अफ्रीका के सभी देशों की संसद पहली बार P20 शिखर सम्मेलन में भाग लेगी। P20 शिखर सम्मेलन के दौरान होने वाले विषयगत सत्र 4 विषयों पर केंद्रित होंगे। सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्मों के माध्यम से लोगों के जीवन में बदलाव, महिलाओं के नेतृत्व में विकास, SDG में तेजी और सतत ऊर्जा बदलाव। सम्मेलन में शामिल होने के लिए दक्षिण अफ्रीका नेशनल असेंबली के अध्यक्ष नोसीविवे मापिसा नकाकुला नई दिल्ली पहुंची। इसके अलावा नाइजीरिया संघीय गणराज्य के सीनेट के उपाध्यक्ष जिब्रीन बरौ भी नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। चुनाव आयोग आज मिजोरम और छत्तीसगढ़ में पहले चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी करेगा। मिजोरम की सभी 40 सीटों और छत्तीसगढ़ की 90 में से 20 सीटों पर 7 नवंबर को मतदान होगा। इसी के साथ दोनों राज्यों में आज से नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी, जो कि 20 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इससे पहले चुनाव आयोग ने 9 अक्टूबर को 5 राज्यों में 679 विधानसभा सीटों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान किया था। मिजोरम में विधानसभा चुनाव 7 नवंबर को होगा। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव 7 नवंबर और 17 नवंबर को 2 चरणों में होंगे। सभी राज्यों में मतगणना 3 दिसंबर को होगी। मिजोरम विधानसभा का कार्यकाल इस साल 17 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। वहां मिजो नेशनल फ्रंट सत्ता में है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का कार्यकाल अगले साल जनवरी में समाप्त हो रहा है। आम आदमी पार्टी ने गुरुवार देर रात छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर दी है। आम आदमी पार्टी ने छत्तीसगढ़ में 11 उम्मीदवार की घोषणा की है। इससे पहले 2018 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने छत्तीसगढ़ में 85 उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन उनमें से सभी की जमानत जब्त हो गई थी। ऑपरेशन अजय के तहत इजराइल के तेल अवीव हवाई अड्डे से 212 भारतीय नागरिकों को लेकर पहली उड़ान दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरी। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने एयरपोर्ट पर नागरिकों का स्वागत किया। विदेश मंत्रालय के मुताबिक करीब 18,000 भारतीय इजराइल में रह रहे हैं, जबकि 13 भारतीय फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक और 3-4 भारतीय गाजा में हैं। ऑपरेशन अजय के तहत फिलहाल इजरायली क्षेत्र से ही भारतीयों की निकासी में मदद की जा रही है। मंत्रालय के मुताबिक भारत ने यह अभियान उन भारतीयों की वापसी को सुविधाजनक बनाने के लिए शुरू किया है जो स्वदेश वापस आना चाहते हैं। ऑपरेशन अजय के तहत इजराइल से सुरक्षित स्वदेश लाए गए भारतीयों ने भारत सरकार और भारत के विदेश मंत्रालय का आभार जताया। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि इजराइल में फंसे भारतीयों की सुरक्षित वापसी के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इजराइल में भारतीय दूतावास ने भारतीय कंपनियों और नागरिकों की सहायता के लिए एक हेल्पलाइन भी शुरू की है। इजराइल और फिलिस्तीन में जारी घटनाक्रम को देखते हुए स्थिति की निगरानी तथा जानकारी और सहयोग के लिए विदेश मंत्रालय में 24 घंटे काम करने वाला नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। दिल्ली में कौशल दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें स्किल इंडिया की विभिन्न योजनाओं के तहत प्रशिक्षण पूरा कर चुके अभ्यर्थियों को सर्टिफिकेट प्रदान किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश के माध्यम से समारोह को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत आज अपनी युवा शक्ति को सशक्त करने की दिशा में अभूतपूर्व प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत अब तक करीब 1.5 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज पूरी दुनिया मान रही है कि 21वीं सदी भारत की सदी होने वाली है, जिसके पीछे बहुत बड़ी वजह भारत की युवा आबादी है। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था में विस्तार के साथ ही युवाओं के लिए नई संभावनाएं बनती जा रही है। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कौशल दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि 2017-18 के मुकाबले देश में बेरोजगारी दर में 3% की गिरावट आई है और अब यह घटकर 3.2% रह गई है।
पीएम गतिशक्ति आर्थिक विकास के लिए भारत की एकीकृत बुनियादी ढांचा कनेक्टिविटी योजना है, जिसके आज 2 साल पूरे हो रहे हैं। 13 अक्टूबर 2021 को औपचारिक तौर पर देश में बुनियादी ढांचे के समग्र विकास के लिए पीएम गतिशक्ति योजना की शुरुआत की गई थी। योजना का उद्देश्य देश में लॉजिस्टिक लागत को कम करना और बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं के विकास में आ रही बाधाओं को दूर करना था। केंद्र ने सेतु बंधन योजना के तहत अरुणाचल प्रदेश में 118 करोड़ 50 लाख रुपए लागत की 7 पुल परियोजनाओं को मंजूरी दी है। सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि इन परियोजनाओं से संपर्क सुविधाएं बढ़ेंगी और सभी क्षेत्रों में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की कार्यकारी समिति ने 285 करोड़ रुपए की 7 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। समिति के महानिदेशक जी अशोक कुमार की अध्यक्षता में कार्यकारी समिति की 51वीं बैठक आयोजित की गई। इसमें सीवेज प्रबंधन के लिए 3 परियोजनाओं, 2 पश्चिम बंगाल में और 1 उत्तराखंड को मंजूरी दी गई है। कार्यकारी समिति ने गंगा नदी के पुनर्जीवन में सहायता जारी रखने के लिए समग्र पारिस्थितिक कार्यबल के विस्तार को भी मंजूरी दी है। इसके अलावा गंगा टास्क फोर्स GTF को प्रादेशिक सेना की एक कंपनी को गोमती नदी के कायाकल्प के लिए भी मंजूरी दी गई है, जो गंगा नदी की सहायक नदी है। परियोजना की कुल लागत 134 करोड़ 86 लाख रुपए है। GTF वनीकरण, जैव विविधता संरक्षण के लिए संवेदनशील नदी क्षेत्रों की गश्त, नावों और पैदल नदी तटों पर गश्त, घाटों की गश्त और नदी प्रदूषण की निगरानी जैसी गतिविधियां करेगा। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के 30वें स्थापना दिवस पर दिल्ली आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस मौके पर पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जब से गठन हुआ तब से इसने लोगों के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों को संरक्षित करने का काम किया है। भारतीय उद्योग परिसंघ की तरफ से दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय रेलवे उपकरण प्रदर्शनी के 15वें संस्करण का आयोजन किया गया। आयोजन में रेलवे में नवाचार से जुड़े देश भर के नीति निर्माता और तकनीकी विशेषज्ञ और उद्योग जगत से जुड़े हस्तियों ने हिस्सा लिया। दिल्ली में गुरुवार रात पुराने संसद भवन को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। अहमदाबाद में रऊफ शेख ने 0.900 मिलीग्राम वजन वाली विश्व कप की ट्रॉफी बनाई है। उनका दावा है कि यह दुनिया की सबसे कम वजन वाली वर्ल्ड कप की गोल्ड से बनी ट्रॉफी है। मध्य प्रदेश में नवरात्रि उत्सव से पहले छतरपुर में महिलाओं और बच्चों ने गरबा के लिए रिहर्सल की। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर बृहस्पतिवार को दोहरी राहत मिली। खुदरा मुद्रास्फीति सितंबर में 3 महीने के निचले स्तर 5.02% पर आ गई, जबकि औद्योगिक उत्पादन अगस्त में 14 महीने के उच्च स्तर 10.3% पर पहुंच गया। सरकार गन्ने के शीरे से बनने वाले एथनॉल उत्पाद के दाम में बढ़ोतरी कर सकती है। इसके दाम में 1 नवंबर से शुरू होने वाले सीजन 2023-24 के लिए 3% तक की वृद्धि हो सकती है। दिवाला कार्यवाही का सामना कर रही एयरलाइन गो फर्स्ट के लिए कम से कम 2 कंपनियों जेटविंग्स एयरवेज और जिंदल पावर ने प्रारंभिक बोलियां लगाई है। कंपनी ने बयान जारी कर शेयरधारकों को यह जानकारी दी। और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए। बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा, इन वीडियोस पे ना जाएं। अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं। नुकसान आपका होगा। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा।
साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोरक्को के माराकेच में विकास समिति की 108वीं पूर्ण बैठक में विश्व बैंक के गवर्नर के रूप में भाग लिया। केंद्रीय वित्त मंत्री ने मोरक्को और लीबिया में भूकंप और बाढ़ के पीड़ितों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना जताई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से ब्राजील के वित्त मंत्री फर्नांडो हद्दाद से भी मुलाकात की। इस दौरान दोनों मंत्रियों ने आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वैश्विक संप्रभु ऋण गोलमेज सम्मेलन में क्रिस्टालिना जॉर्जीवा के साथ बैठक की सह अध्यक्षता की। इस बैठक में विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा भी मौजूद रहे। भारत के सबसे बड़े एकीकृत ऊर्जा समूह एनटीपीसी लिमिटेड को जारी फोर्ब्स वर्ल्ड की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता सूची 2023 में विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 में से एक के रूप में मान्यता दी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने नियामक दिशा निर्देशों का पालन करने में विफल रहने पर पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर 5.39 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इन्फोसिस को सितंबर तिमाही में 6,215 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। एक साल पहले की तुलना में यह 3.1% अधिक है। कंपनी ने प्रति शेयर 18 रुपए लाभांश देने की घोषणा की है। देश में इंटरनेट तक पहुंच में भारी उछाल के साथ स्टोरेज क्षमता के लिए बढ़ती मांग को देखते हुए 3 साल में डाटा सेंटर में $10 अरब के निवेश की संभावना है। कोलियर्स इंडिया और भारतीय उद्योग परिसंघ रिपोर्ट जारी की गई है। नेस्कॉम बीसीजी की एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2030 तक वैश्विक इंजीनियरिंग अनुसंधान और विकास सोर्सिंग बाजार में भारत का योगदान 22% होने का अनुमान है। काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरमेंट एंड वाटर की ओर से जारी हुए 2 अध्ययनों के मुताबिक भारत के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले स्टील और सीमेंट प्लांट्स को नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य को पाने के लिए 47 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त पूंजीगत व्यय की जरूरत है। और किंग सेंटर के रेगुलेटर भारतीय रिजर्व बैंक आईडीबीआई बैंक के संभावित खरीदारों की जांच अक्टूबर 2023 तक पूरा कर सकती है, जिसमें आईडीबीआई बैंक में हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया को पूरा किया जा सकेगा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने चुनिंदा अवधि के लिए कोष की सीमांत लागत आधारित ब्याज दर 0.1% बढ़ा दी है। बैंक ने शेयर बाजार को बताया कि वाहन, व्यक्तिगत और आवास जैसे अधिकतर उपभोक्ता ऋणों के लिए ब्याज निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली 1 वर्षीय MCLR को बढ़ाकर 8.70% कर दिया गया है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि शहरी सहकारी बैंक बैंकिंग विनियमन अधिनियम को एक बाधा के रूप में नहीं बल्कि आगे बढ़ने और प्रतिस्पर्धी बनने के एक अवसर के रूप में देखें। सहकारी बैंकों पर जोर देते हुए अमित शाह ने कहा कि भविष्य सहकारी क्षेत्र का है और देश की अर्थव्यवस्था में योगदान करने की इच्छा रखने वाले 60 करोड़ लोगों को सशक्त बनाने में यूसीबी की महत्वपूर्ण भूमिका है। केसी रवि को लगातार चौथे साल क्रॉप लाइक इंडिया का चेयरमैन चुना गया। रवि सिंजेंटा इंडिया के चीफ सस्टेनेबिलिटी अधिकारी हैं। इस्पात उत्पाद विनिर्माता APL अपोलो ने बृहस्पतिवार को दिग्गज फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की। मणिपुर सरकार के अवैध पोस्ता की खेती पर लगाम लगाने के प्रयासों के बीच स्टार्टअप कंपनी मैकले टी इंडिया राज्य में किसानों को चाय की खेती का विकल्प अपनाने पर जोर दे रही है। आतंकवाद, अपहरण और अल्पकालिक घटनाओं को देखते हुए अमेरिका ने अपने नागरिकों को बांग्लादेश की यात्रा को लेकर एडवाइजरी जारी की है। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन आज इजरायल का दौरा करेंगे। इस दौरान लॉयड इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से भी मुलाकात करेंगे। यात्रा के दौरान लॉयड ऑस्टिन पीएम नेतन्याहू के अलावा वहां की आपातकालीन सरकार के साथ भी बैठक करेंगे। इजरायल और हमास के बीच जारी युद्ध में अब तक दोनों तरफ से 2800 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। संघर्ष के बीच इजरायल की सेना ने एक बयान में कहा कि उसने युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक गाजा पर करीब 6000 बम गिराए।
इजरायल और हमास में जारी भीषण संघर्ष के बीच फ्रांस ने अपने 377 नागरिकों को इजरायल से सुरक्षित निकाला। फ्रांसीसी विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि एयर फ्रांस के एक विशेष विमान की मदद से लोगों को एयरलिफ्ट किया गया। इजरायल और हमास में जारी संघर्ष के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन किंग अब्दुल्ला और फिलिस्तीनी प्राधिकरण के अध्यक्ष महमूद अब्बास से मिलने के लिए जॉर्डन पहुंचे। मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष को देखते हुए एंटनी ब्लिंकन प्रमुख अमेरिकी सहयोगी देश कतर, सऊदी अरब, मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात की भी यात्रा करने वाले हैं। इजरायल पहुंचे ब्लिंकन इजरायल से संयम बरतने का आग्रह किया। हालांकि उन्होंने युद्ध के दौरान इजरायल के लिए अमेरिका के अटूट समर्थन की भी बात कही। यरूशलेम के एक पुलिस स्टेशन में फिलिस्तीनी बंदूकधारी द्वारा की गई गोलीबारी में 2 इजरायली पुलिसकर्मी घायल हो गए। यरूशलेम में हुई इस घटना के बाद जवाबी हमले में पुलिस ने अपराधी को मार गिराया। इजरायल और हमास में चल रहे युद्ध के बीच गाजा में लगातार दूसरी रात बिजली ठप रही। पूरी रात गाजा में छिटपुट विस्फोट होते रहे। तेल अवीव में इजरायलियों ने हमास द्वारा किए गए हमले के पीड़ितों के लिए मोमबत्ती जलाकर जुलूस निकाला। इजरायल की संसद ने गाजा के हमास के साथ युद्ध लड़ने के अपने दृढ़ संकल्प को प्रदर्शित करने के लिए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की आपातकालीन सरकार को मंजूरी दी। आपातकालीन सरकार में सत्ता पक्ष के साथ ही विपक्षी सांसद भी शामिल होंगे। फ्रांस में प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद प्रदर्शनकारियों ने फिलिस्तीन के समर्थन में रैली निकाली। रैली को रोकने के लिए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे और पानी की बौछार की। घटना के बाद राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के लोगों से एकजुट रहने और इजरायल हमास संघर्ष को अपने देश में न लाने का आग्रह किया। अफगानिस्तान में आए घातक भूकंप के बाद हजारों अफगान बेघर हो गए हैं। भूकंप के बाद अफगानी नागरिक सड़कों पर तंबुओं में रहने को मजबूर हैं। आपदा प्रबंधन मंत्रालय ने अपनी बयान में बताया है कि भूकंप के कारण अब तक 2400 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। क्रिकेट विश्व कप में आज होने वाले मैच में न्यूजीलैंड के सामने होगी बांग्लादेश की चुनौती। न्यूजीलैंड की कोशिश इस मैच को अपने नाम प्रतियोगिता में जीत की हैट्रिक लगाने की है। बांग्लादेश के खिलाफ केन विलियमसन की चोट से उबरकर कप्तान के रूप में वापसी होने जा रही है। 7 महीने बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी कर रहे विलियमसन विश्व कप के पहले 2 मैच नहीं खेल पाए थे। पिछले मैच में इंग्लैंड के खिलाफ हार के बाद बांग्लादेश की कोशिश जीत की पटरी पर वापस आने की। चेन्नई की पिच के स्पिनर्स को मदद करने की उम्मीद है। ऐसे में बांग्लादेश की टीम कीवी बल्लेबाजों को मुश्किल में डाल सकती है। आईसीसी विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को 134 रन से दी करारी शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया की प्रतियोगिता में दूसरी हार। क्विंटन डिकॉक ने खेली 109 रन की शतकीय पारी। विश्व कप में उनका लगातार दूसरा शतक। श्रीलंका के खिलाफ लगाया था शतक। भारत और पाकिस्तान के बीच मैच को लेकर खेल प्रेमियों के साथ पूर्व क्रिकेटर्स में भी उत्साह। पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह ने भारतीय टीम की जीत की उम्मीद जताई। चीन में होने वाले पैरा एशियन गेम्स में हिस्सा लेने वाले पैरा एथलीटों की रवानगी से पहले दिल्ली में समारोह का आयोजन। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने खिलाड़ियों को दी शुभकामनाएं। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने खेलों में भारत के एक नई शक्ति बनकर उभरने की बात कही। उन्होंने कहा कि पैरा एथलीटों को विश्व स्तर की सुविधा देने के लिए बजट में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए कहा कि वे समय समय पर खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। भारत के स्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा को साल 2023 के लिए विश्व एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। 2023 में नीरज का प्रदर्शन शानदार रहा है। नीरज ने इस साल विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई थी। कुछ दिन पहले नीरज ने एशियाई खेलों में भी स्वर्ण पदक जीता था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के कार्यकारी बोर्ड ने रूस ओलंपिक समिति को अगली सूचना तक तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। रूस ओलंपिक समिति अब राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के रूप में काम करने की हकदार नहीं रहेगी। और एक्सप्रेस 100 में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।
मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। Think IIT, think विद्या मंदिर। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। और एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक की मेजबानी करेगी मुंबई। 15 से 17 अक्टूबर तक होगी बैठक। IOC का सत्र आखिरी बार 1983 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। स्कॉटलैंड को यूरो 2024 के लिए क्वालिफाई करने के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। अपने क्वालिफाइंग अभियान में स्कॉटलैंड को स्पेन के खिलाफ 2-0 से हार का सामना करना पड़ा। स्कॉटलैंड को यूरोपियन चैंपियनशिप में जगह बनाने के लिए सिर्फ 1 अंक की जरूरत है। स्पेन के पूर्व मैनेजर योर्गे विल्ता को मोरक्को की राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टीम का प्रमुख कोच बनाया गया है। अपकमिंग फिल्म गणपत का नया गाना जय गणेशा रिलीज हो गया है। फिल्म 20 अक्टूबर को सिनेमाघरों में प्रदर्शित होने वाली है। डायरेक्टर करण जौहर ने फिल्म कुछ कुछ होता है के 25 साल पूरे होने पर इसे री-रिलीज करने का ऐलान किया है। यह फिल्म स्पेशल स्क्रीनिंग के तहत 15 अक्टूबर को PVR आइकॉन वर्सोवा मुंबई में दिखाई जाएगी। अभिनेत्री राधिका मदान और निमृत कौर की फिल्म सजनी शिंदे का वायरल वीडियो का ट्रेलर लॉन्च हो गया है। सस्पेंस से भरी हुई यह फिल्म 27 अक्टूबर को रिलीज होगी।